नमस्कार दर्शकों। आज फिर से मैं रंजीत दत्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एडी टॉक पे, जो कि प्रायोजित है हमारे एनजे चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा। आप पिछले 2 हफ्तों से काफ़ी कैरियर्स के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। एनजे चैरिटेबल के बारे में भी आप लोग जान चुके हैं, फाउंडेशन के बारे में कि हमारी क्या कामकाज है। जो लोग आज नए जुड़ रहे हैं उनको मैं फिर से बता दूं कि हमारी संस्थान शिक्षण जगत से जुड़ी सारी समस्याओं का हम लोग समाधान देते हैं। यहाँ पे हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं जो कि पिछड़े वर्ग से हैं या आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं या जिनमें मेधा है लेकिन किसी कारणवश वो उनको आगे बढ़ने की कठिनाई है। तो उन बच्चों को हम लोग यहाँ पर सेंटर पे लाके ट्रेनिंग देते हैं, गाइडेंस देते हैं और उनको आत्मनिर्भर बनाने तक हम लोग सभी तरह का सपोर्ट उन्हें देते हैं। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर लैब, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लैब है और हमारे मेंटर्स हैं जो कि उनको खास तौर पे सब्जेक्ट या अपने करियर गोल अचीव करने के लिए सहायता करते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो आज हम जानने जा रहे हैं करियर गाइडेंस के तहत एक ऐसी करियर के बारे में जो कि बहुत ही गौरवशाली है। आज हम लोग जानने वाले हैं डिफेंस के बारे में, इंडियन डिफेंस। तो क्या होता है इसकी प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, कैसे हम लोग वहाँ पे जाते हैं और क्या काम करना होता है? ये सभी कुछ हम जानेंगे आज की एडू टॉक पे। शुरुआत में हम देखते हैं एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्या-क्या क्वेश्चन जो आपके मन में हैं, वो काफ़ी सारे क्वेश्चन्स एड्रेस हो जाएँगे। इनके अलावा जो भी आपके पास मन में प्रश्न होता है, उन्हें आप इसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, उसमें आप ज़रूर पूछिए और हम उन क्वेश्चन्स को एड्रेस करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं वो एडू टॉक पे पहला वीडियो। आज सुबह क्या हुआ, 11th ग्रेड का एक लड़का आया और मुझे बोला कि मैम, मुझे इंडियन आर्मी में ही जाना है, मुझे सोल्जर ही बनना है, तो मैं क्या करूं? कैसे मैं सोल्जर बन सकता हूं? मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा होगा कि मैं अपने देश की सेवा करूं, मैं सोल्जर बनूं, पर बहुत सारे लोगों को शायद उसका प्रोसीजर नहीं पता होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि किसी को सोल्जर बनना है तो कहाँ कहाँ पे उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो कहाँ पे सोल्जर बन सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा 3 विंग्स में बटी हुई है। पहला इंडियन आर्मी, दूसरा इंडियन एयर फोर्स, तीसरा इंडियन नेवी। तो इन तीनों विंग्स के लिए हमारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम बात करें इंडियन आर्मी की, तो सैनिकों की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारी आपूर्ति होती है रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू जो नोटिसेस निकलते हैं। उसका एक एग्ज़ाम होता है अग्निवीर, जिसमें कि 5 कैटेगरी में सिलेक्शन होती है। उन पाँचों कैटेगरी के सिलेक्शंस के अलग-अलग प्रोसीडियर्स हैं। पहला फेज़ जो होता है जनरल ड्यूटीज़ के लिए होता है, दूसरा होता है टेक्निकल ड्यूटीज़ के लिए, तीसरा होता है स्टोर और ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए, चौथा होता है जो कि 8th ग्रेड पास होते हैं ट्रेड्समैन, और पांचवा होता है 10th पास ट्रेड्समैन। इन पांचों कैटेगरी के लिए रिटन और फिजिकल एग्जामिनेशन होती है। रिटन जो एग्ज़ाम होता है उसको हम लोग कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं, CEE, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग का टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होता है और फिजिकल मेजरमेंट, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको क्वालिफाई करना होता है। इस तरीके से जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं अग्निवीर के लिए, उनको 4 साल का रिक्रूटमेंट होता है और 25% बच्चों को या कैंडिडेट्स को रिटेन किया जाता है परमानेंट इंडियन आर्मी में। कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है क्या? जी, इंडियन आर्मी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। जो भी शहीद होते हैं उनको रिप्लेसमेंट कंपनसेशन के तौर पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, या फिर किसी भी अथॉरिटी के पास मतलब पावर होता है कि किसी को वो स्ट्रॉन्ग रीज़न के कारण से रिक्रूट करें और इंडियन आर्मी में उनको शामिल किया जाए। इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट में कुछ जेंडर का अलग रूल्स है कुछ? जी, सिर्फ फिजिकल पैरामीटर्स पे जेंडर्स का अलग होता है।
और जो अग्निवीर का सिलेक्शन है उसमें कभी कभी वो मेल सिलेक्शंस होते हैं किसी किसी पोजीशंस के लिए। अदरवाइज ऑफिसर कैडर में ऐसा कोई बायस नहीं रहता है जेंडर का, और दोनों जेंडर के लोग इक्वली शामिल किए जाते हैं। स्कूल में एनसीसी के क्लासेस चलते हैं, तो एनसीसी सर्टिफिकेट का कोई सिग्निफिकेंस रहता है आर्मी रिक्रूटमेंट में? जी बिल्कुल, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है 5 पॉइंट्स का, और कहीं कहीं 20 पॉइंट्स का। ये डिपेंड करता है कि किस पोजीशंस के लिए उनको रिक्रूट किया जा रहा है। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है या स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है कोई अचीवमेंट का, तो उनका भी कुछ वेटेज होता है? जी, अगर कोई स्पोर्ट्समैन जोनल लेवल पे है या स्टेट लेवल पे खेला है या इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो उसका अलग अलग वेटेज शामिल किया जाता है और उनको उसके पॉइंट्स एक्स्ट्रा एडिशनली ऐड किए जाते हैं। व्हाट इज एनडीए एग्जाम, और एनडीए एग्जाम कितने फेज में ली जाती है? एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी हमारे देश में पुणे में है, जो कि किसी भी इंडियन डिफेंस के लिए जो कमीशन पर्सनल्स होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं उनका सिलेक्शन होता है, और उनका सिलेक्शन एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है। उसका एक प्रोसेस है जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है। पहला फेज़ होता है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के एक पेपर होते हैं और एक लैंग्वेजेस एंड जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है। उसको क्लियर करने के बाद 3 विंग्स में अलग अलग मेरिट बनती है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, और उनको स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के सामने बुलाया जाता है, जहाँ पर कि उनका फेज़ 2 स्टार्ट होता है। फेज़ 2 में ग्रुप डिस्कशन होता है, टास्क फोर्स होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ देखी जाती है, और उनका पर्सनल इंटरव्यू साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। जो लोग पायलट बनने के लिए जाते हैं फाइटर प्लेन्स के लिए, उनका एक अलग से टेस्ट होता है, पायलट एप्टीट्यूड एंड बैटरी टेस्ट, जिसको कहते हैं पीएबीटी। ये पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार आदमी अपीयर कर सकता है, और अगर वो क्वालिफाई करता है तो उसको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर वो क्वालिफाई नहीं करता है तो फिर आइंदा कभी भी एयरफोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। और सीडीएस एग्जामिनेशन क्या है? सीडीएस एग्जामिनेशन और एनडीए में फ़र्क है बस इतना ही कि एनडीए कंडक्ट होता है +2 के बाद, और सिर्फ साइंस के बच्चे ही दे सकते हैं उसमें एग्ज़ाम, और सीडीएस जो है आफ्टर ग्रेजुएशन लोग अपीयर कर सकते हैं, और किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन पाने के बाद वो लोग सीडीएस अपीयर कर सकते हैं। एनडीए में लोगों को मिलिट्री साइंस में बीए या बीएससी का डिग्री मिलता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से मिलता है। लेकिन सीडीएस में ऑलरेडी लोग ग्रेजुएशन का डिग्री प्राप्त करके जाते हैं, और वो लोग कमीशन लेते हैं आइदर इंडियन मेरिट एकेडमी में, या इंडियन नेवल एकेडमी, या इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, जो चीज़ में उनका सिलेक्शन होता है। एक होता है शॉर्ट कमीशन ऑफिसर, जिसको जेसीओ कहते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर इन फॉर शॉर्ट टर्म। उसका ट्रेनिंग होता है चेन्नई में ओटीए में, जिसको ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहते हैं। आपने बताया कि जैसे एयरफोर्स में एक ही बार आप एंट्रेंस दे सकते हो, एंड वंस रिजेक्टेड इज ऑलवेज रिजेक्टेड। तो बाकी जैसे नेवी है या इंडियन आर्मी है, वहाँ पे रिजेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? अगर मेडिकल ग्राउंड पे रिजेक्ट हो गए तो वापस दे सकते हैं वो एंट्रेंस? एक एज लिमिट होता है, उस एज लिमिट के तहत आप जितना बार हो सके आप अपीयर कर सकते हैं। साल में 2 बार एनडीए और सीडीएस दोनों की एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, और ऐसा है कि जो आदमी अगर एयरफोर्स से रिजेक्ट भी हो गया है, वो वापस नेवल एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अपीयर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो फिर से एग्ज़ाम नहीं दे सकता है सीडीएस का या एनडीए का। बात करते हैं हम मेडिकल ग्राउंड की, तो 2 तरह की रिजेक्शंस होती हैं। एक होती है टेम्पोररी रिजेक्शंस, जिसको कि एक टाइम पीरियड के अंदर आदमी अगर करेक्ट करके दोबारा अपीयर करता है और उसको क्वालिफाई कर जाता है तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। दूसरा होता है परमानेंट रिजेक्शंस, जैसे कि कुछ मेडिकल कंडीशंस होते हैं, जैसे नी नॉकिंग है, फ्लैट फुट है, एलिफेंट फुट है। इन सब में परमानेंट रिजेक्शन होता है, वो आदमी फिर दोबारा कभी किसी डिफेंस के रिलेटेड जॉब में अपीयर नहीं कर सकता है। एनडीए और सीडीएस की एग्जाम फेज 1 और फेज 2 के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रिपरेशन करना पड़ता है? जनरली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम होता है वो बिल्कुल
ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, उसमें जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज स्किल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेस्ट ऑफ रीजनिंग होता है, ये मैं बात कर रहा हूँ CDS की। और ये सारे लेवल्स जो होते हैं 10th स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। मैथमेटिक्स के जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टेस्ट होते हैं वो 12th स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद जब फेज 2 में आदमी पहुंचता है तो वहाँ पे फिजिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें कि अलग अलग टास्क होते हैं। आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन के अलावा आपको टाइटल नेमिंग करना पड़ता है, और टास्क होता है, एक ग्रुप टास्क होता है जिसमें कि आपको एक टास्क दिया जाता है और उसमें आपको सिलेक्ट किया जाता है। उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपना टीम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो देखा जाता है कि आप किस तरीके से, किसको कितना सूटेबिलिटी है, आप कैसे टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं, और आपके ऊपर बाकी मेंबर्स जो है आपके ट्रूप में वो कितने डिपेंडेंट है, आपको कितने बार टास्क के लिए आपको कॉल किया जा रहा है। ये वेटेज पॉइंट बनता है, उसके हिसाब से जनरल मेरिट बनता है। मेरिट बनने के बाद उन लोगों का सिलेक्शन का लेटर ऑफर जाता है। जी, थैंक यू, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। फ्रेंड्स, अगर हम NDA की एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं या CDS की एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, तो फिजिकल फिटनेस इज़ द फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकेंड साइकोलॉजिकल टेस्ट और मैथ्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, ये सारे हमको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकती है और आप ऑफिसर ग्रेड पे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या इंडियन नेवी में एंट्री कर सकते हो। सो देर इज़ नथिंग लाइक इम्पॉसिबल, बट येस, देर इज़ नो ऑप्शन फॉर द हार्ड वर्क. So friends, there is a bright opportunity in Indian Navy, Indian Air Force and Indian Army, because again it is a service to the nation, so we can always prepare and crack these examinations. Thank you. शुक्रिया। अभी आप क्वेश्चंस हमको भेज सकते हैं, जो भी काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन आपके मतलब दूर हो चुके होंगे, मतलब क्लियर हो चुके होंगे सवाल, और अभी आपके सामने जो भी सवाल और भी है आप हमको लिख भेज सकते हैं। ऐसा है कि ये सिर्फ मतलब फिजिकल एबिलिटी के टेस्ट नहीं होता है या सिर्फ मेंटल एबिलिटी का टेस्ट नहीं होता है, दोनों का आपको सामंजस्य रखना पड़ता है, और इसका प्रिपरेशन आप फ्री माइंड से अगर करें तो बहुत आसानी से आप इसको क्लियर करके जा सकते हैं। जरूरत है कि आप अपने संस्कारों को डेवलप करें, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें। तो एक सैनिक को या एक सैनिक के ऑफिसर को पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी होता है, और उसका मेंटल बैलेंस सही रहना बहुत जरूरी होता है। एक सवाल आया है कि गॉट लेस मार्क्स, हाउ कैन आई गेट गुड मार्क्स इन टेस्ट। एक्चुअली इसका कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं और कितने पे सिलेक्शन हो रहा है। जैसा डिफिकल्टी लेवल होता है क्वेश्चंस का, उसके हिसाब से आपका कट ऑफ मार्क्स भी जाता है। तो उसमें लो मार्क्स और हाई मार्क्स का कोई कैटेगरी है नहीं। आपको टाइम मैनेज करना होता है। जो आपका पहला फेज का एग्जाम होता है NDA में या CDS में, वो आप अपने बेसिक नॉलेज के थ्रू आराम से क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का क्वेश्चन होता है, और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होता है NDA में, और सिमिलर पैटर्न पे आपका CDS में भी पूछा जाता है। CDS में आर्मी में अगर आप अपियर कर रहे हैं तो आप किसी भी डिसिप्लिन से जा सकते हैं, लेकिन एयरफोर्स और नेवल एकेडमी में जाने के लिए आपको साइंस ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। तो उसमें क्वेश्चंस आप जितना क्रैक करेंगे, जैसा आसान क्वेश्चन है तो उसमें कट ऑफ हाई जाएगा, अगर थोड़ा डिफिकल्ट है, ट्विस्टेड है, तो आपका कट ऑफ भी लो जाता है। इसके लिए आप लो और हाई का नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, NDA में बहुत ही अच्छे बच्चे पहुंचते हैं, और इवन CDS में जो ऑफिसर कैडर का होता है, तो आप ऐसा टारगेट लेके चलिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन इजी है तो आप 100% स्कोर कर रहे हैं, और जो कि आप आराम से कर सकते हैं। अग्निवीर का थोड़ा शॉर्ट डिटेल्स फिर से एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा कुछ किसी का लिख के आया है। वेल, अग्निवीर जो है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अग्निवीर हमारी ये सरकार की नई पहल है, जिससे कि लोगों को हम डिफेंस के तौर तरीकों से
वाकिफ कर रहे हैं और उनको अर्ली स्टेज में हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं। और उसमें हमारे देश की जो सेना की आयु है वो यंग होती रहेगी और यंग जनरेशन हमारे सेना के तौर तरीकों से भी परिचित रहेंगे, तो जरूरत पड़ने पर वो कभी भी हमारे काम आ सके, जो भी हमारे सामरिक गतिविधियां हैं उसमें, या फिर देश की सुरक्षा में, या अपने रोजगार व्यवसाय में इस्तेमाल करने के लिए। तो अग्निवीर में जो होता है कि 4 साल के लिए लोगों को रिक्रूट किया जाता है, उसमें 2 फेज में एग्जाम्स होती हैं। जैसा कि आपको बताया कि जनरल ड्यूटी का कैडर होता है और ट्रेड्समैन का कैडर होता है और टेक्निकल नॉन टेक्निकल कैडर्स होते हैं, स्टोर्स असिस्टेंट के तौर पे भी दिए जाते हैं। तो उन सब में उनका एक स्किल वाले ट्रेडमैन होते हैं और एक अनस्किल्ड होते हैं, तो उनका एग्जाम भी उसी तरीके से लिया जाता है। जो स्किल्ड होते हैं उनका स्किल टेस्ट भी लिया जाता है और जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत आसान होते हैं, आप बहुत आसानी से उसको क्रैक कर सकते हैं। बाद में उसको फिजिकल फिटनेस और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट देना पड़ता है। फिजिकल मेजरमेंट आप देख सकते हैं, जो डिफेंस का अग्निवीर का जो आपका एडवर्टाइजमेंट आता है, नोटिफिकेशन आता है, उसमें स्टैंडर्ड्स लिखे रहते हैं। मिनिमम हाइट आपका 170 सेंटीमीटर का होना चाहिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन जो अगर स्टोर्स में काम करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो 162 सेंटीमीटर के हाइट से भी कर सकते हैं। मैक्सिमम वजन जो है वो 66 केजी तक अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं है, और हाइट चार्ट टेबल पे उनका वजन को देखा जाता है, वेट को देखा जाता है। दूसरा चीज ये आपको दिमाग में रखना है कि आपको 2.4 किलोमीटर का जो एक दौड़ है वो कंप्लीट करना होता है विद इन 5 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए आपको चलना है कि ये सारी टेस्ट आपको देने हैं। वहां पे आपका पुशअप्स भी 13 इन ए रो देने होते हैं। रोप क्लाइंबिंग होता है जो कि करीब 2 मीटर के हाइट तक का होता है, यानी कि आप 10 से 14 फीट का हाइट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोज आप दौड़ने का प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके साथ साथ फिजिकल एंड्योरेंस आपको बढ़ाना है। आपके चेस्ट साइज जो है मिनिमम 79 सेंटीमीटर के होने चाहिए और चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर मिनिमम होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको डेवलप करनी होती है, जो कि आप एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू आराम से डेवलप कर सकते हैं। बाद में हम बात करते हैं अग्निवीर के रिटायरमेंट की। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों में है कि अग्निवीर से लोग रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं लेते हैं और उनको रिटायर कर दिया जाता है उनके बाद। लेकिन हम लोग सेवानिवृत्त किसको कहते हैं? जब किसी की काम करने की क्षमता समाप्त हो जाए और वो अवसर प्राप्त करे, उसको हम रिटायरमेंट एज बोलते हैं, जब उसके बाद वो कोई काम नहीं करे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अग्निवीर 4 साल आप अग्निवीर में ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद आप किसी और सरकारी नौकरी में काम कर सकते हैं। दूसरा, आपको अपॉर्चुनिटी रहता है, अगर आप 25% लोगों में से हैं जो कि सिलेक्ट हो रहे हैं परमानेंटली आर्मी कैडर में जाने के लिए, तो आप उनमें से भी एक हो सकते हैं। बाकी लोग को अभी सरकारी ये पे, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी डिक्लेयर किया है कि उनके होम डिपार्टमेंट में और सीआरपीएफ वगैरह में उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो पुलिस डिपार्टमेंट में अगर उनको रिजर्वेशन मिलता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा उनको रेम्यूनरेशन के तौर पे 10,04,000 रुपए मिलते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर वर्क। ये चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्मिनल बेनिफिट्स, सेवानिधि पैकेज, राइट। तो फर्स्ट ईयर में जैसे अगर आपको स्टाइपेंड मिल रहा है 30,000 रुपए का, तो उसमें से आपको इन हैंड 21,000 रुपए आते हैं। 9,000 रुपए आपके सेविंग्स में जाता है और 9,000 रुपया कंट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से आती है प्रति माह। इस तरीके से सेकेंड ईयर में ये 33,000 होता है, थर्ड ईयर में 36,500 रुपए प्रति माह होती है और फोर्थ ईयर में ये 40,000 रुपए प्रति माह होती है। उसी तरीके से ये सब आपका कंट्रीब्यूशन और सरकार की कंट्रीब्यूशन मिलाने के बाद 10,04,000 रुपए आपको सेवानिधि पैकेज के तौर पे मिलती है, जो कि किसी भी ग्रेच्युटी या पेंशन के मतलब समकक्ष है, आप देख सकते हैं। क्योंकि इतना शॉर्ट टर्म में काम करने के बाद भी अगर आप इतना 10,04,000 रुपए पा रहे हैं और आगे पूरी जिंदगी आपकी पड़ी होती है दूसरे काम करने को, तो ये बहुत बड़ा पैकेज है। दूसरा चीज आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे टर्मिनल बेनिफिट में ग्रुप इंश्योरेंस रहता है और अगर डिसेबिलिटी हो जाता है तो उसके लिए 48 लाख रुपए का पर कैडेट जो है कवर गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। इस सब के अलावा अग्निवीर को स्किल सर्टिफिकेट मिलता है, जिस स्किल सर्टिफिकेट के तहत वो रिजर्वेशन पा सकते हैं अन्य सरकारी नौकरियों में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अग्निवीर जो है, स्क्रीन पे लें, अग्निवीर जो है, जो लोगों के मन में जो भ्रम पैदा कर रही है, वो भ्रम से बहुत हटके है। इसको समझने की जरूरत है और बच्चों को चाहिए कि वो जरूर एक बार अपना दौर से जाएं, अग्निवीर में ट्राई करें और उसके ट्रेनिंग के थ्रू वो गुजरें और अपने आप को और समृद्ध बनाएं, सक्षम बनाएं। एक क्वेश्चन आया है कि एनडीए में जाने के लिए क्या क्या करना होता है। तो एनडीए, जैसे कि हमने आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो में बताया कि एनडीए में 2 फेज के एग्जाम होते हैं और ये साल में 2 बार लिए जाते हैं। एक आपका अप्रैल मई के दौरान होता है और दूसरा आपका 6 महीने बाद अक्टूबर नवंबर के दौरान लिया जाता है। तो इसमें पहला जो मतलब एग्जाम होता है वो सिर्फ आपको स्क्रीन करने के लिए होता है, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस और आपके इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट ली जाती है। ये 2 पेपर में बटा होता है। दोनों पेपर के टोटल मार्क्स आपके 600 होते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। उस टेस्ट को पास करने के बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को पर्टिकुलर कैंटोनमेंट में बुलाया जाता है और उनको कॉल लेटर में जो सामान चाहिए होता है उसके लिए उनको लिस्ट दिया जाता है। उन सामान के साथ उनको वहां पहुंचना होता है। बात आती है सेकेंड फेज में क्या होता है, जो कि जहां से कि ज्यादातर बच्चे पहले दिन में 75%, 60 to 75% बच्चे जो हैं पहले ही दिन स्क्रीन हो जाते हैं। उसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। और हमारा होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, दैट इज OIR। आपका एक सवाल आया था कि OIR क्या है। तो OIR होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। उसमें पहला ही दिन स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग में बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ग्रुप अलॉट किया जाता है। ग्रुप में आपको एक चेस्ट नंबर दिया जाता है और समूचे 5 दिन उस चेस्ट नंबर के साथ ही आपको रहना होता है। आपको नाम से कोई नहीं पुकारेगा, आपको चेस्ट नंबर से बुलाएंगे। आपको एक ग्रुप टास्क ऑफिसर दिया जाता है जो कि आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं क्या क्या टास्क आपको करने हैं। तो पहला दिन जो होता है PPDT, और जिसको बोलते हैं हम लोग पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसमें आपको एक पिक्चर दिखाया जाता है। पिक्चर दिखाने के बाद आपके ग्रुप में उसको डिस्कस किया जाता है। डिस्कस करने के बाद उसको स्टोरी बताना पड़ता है। एक स्टोरी लाइन तैयार होता है और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आप एक कंसेंट में पहुंचते हैं और उसको आप डिस्क्राइब करते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर्स। वहां से आपको स्क्रीन किया जाता है और आगे नेक्स्ट आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होता है साइकोलॉजिकल, जिसमें कि 4 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक होता है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, टैट। दूसरा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तीसरा होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन और SRT। तो इन सब में आपको आपका बुद्धिमत्ता और आपका साइकोलॉजिकल एबिलिटी का टेस्ट होता है। इसमें एक जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है उसमें आपको स्लाइड्स दिखाए जाते हैं, 11 स्लाइड्स दिखाए जाते हैं और लास्ट स्लाइड 11th स्लाइड इज ऑलवेज ब्लैंक। तो उसमें आपको फिर डिस्क्राइब करना होता है, उसके बारे में लिखना होता है। थीमेटिक जो स्टोरी राइटिंग का होता है उसमें आपको एक 30 सेकेंड्स के फ्लैश में देखकर उसमें 4 मिनट के लिए स्टोरी लिखना पड़ता है। 15 मिनट में आपको एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन देना होता है, जिसमें कि आपसे एसोसिएटेड लोगों के बारे में भी आपको लिखना होता है। आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, और आप क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें काफी डिस्क्रिप्टिव होती हैं। उसके लिए लोगों को अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखने की जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको संस्कार को डेवलप करना है। संस्कार अगर आप में डेवलप हो जाता है और आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो इन सारी टेस्ट को पार करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और कोई सवाल? मिनिमम हाइट ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। मिनिमम हाइट 5 फीट का होता है हमारा स्टैंडर्ड, दैट इज 150 सेंटीमीटर्स।
150 सेंटीमीटर से ऊपर जो भी हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस? क्या फिजिकल टेस्ट होता है ऐसा सुना है? ओके फाइन। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, पीएमटी और पीईटी ये दो चीज आपको अग्निवीर में कंडक्ट किया जाता है और उसी तरीके से आपके फिजिकल एबिलिटी देखे जाते हैं एसएसबी में, एनडीए और सीडीएस में। उसमें हर्डल्स होते हैं और ग्रुप टास्क होते हैं ऑब्स्टकल को मूव करने के लिए। ये सारी चीजें ऐसे प्लान किए हुए रहते हैं कि इससे आपकी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हो जाता है। इन सब के अलावा फाइनली जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में आपका वेरिफिकेशन होता है कि आपको कोई कॉन्जेनिटल डिस्क्वालीफाइंग होने लायक प्रॉब्लम्स है कि नहीं फिजिकल ये पे, और उस तरीके से आप फाइनली आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करके जाते हैं। वहां पर एक हर्डल टेस्ट होता है जो कि सेट ऑफ 10 हर्डल्स रहते हैं, प्लैंक्स के, रोप्स के और मतलब बार्स के। वो आप 10 हर्डल को करने के बाद टाइम, स्टिपुलेटेड टाइम अगर आपको बच जाता है तो आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको देखा जाता है कि आपका कितना फिजिकल फिटनेस है। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आप 10 के बाद 15 कर रहे हैं और 11 कर रहे हैं या आप 9 कर रहे हैं, उसके लिए आपका डिस्क्वालिफिकेशन होगा। वो आपका चेक करना होता है कि आप किसको पहले कर रहे हैं, किसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं, आपके बॉडी के हिसाब से आप कैसे आप उनको टैकल कर रहे हैं। आपका इंटेलिजेंस उसमें चेक होता है फिजिकल एंड्योरेंस के साथ साथ। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है कि आप मतलब डेवलप करें। दौड़ना सुबह उठ के बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पुशअप्स जो है 13 के सीरीज में आपको पुशअप्स लगाने होते हैं, चिनअप्स करने होते हैं 6 एट ए सेट। तो ये सारी एक्सरसाइजेज आप अगर शुरू से करते रहें तो आपको एसएसबी में कोई किसी भी तरीके का कठिनाई आपको नहीं दिखना पड़ेगा। और जरूर से आप अपना बॉडी चार्ट देखते रहें कि आपका हाइट और बॉडी वेट मैच हो रहा है या नहीं अकॉर्डिंग टू द डिफेंस चार्ट। एनी मोर क्वेश्चन? इन सब के अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन मन में बाद में भी आता है तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। www.njcf.in ये हमारा वेब पोर्टल है। वहां पर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और हमारे यहाँ से कैरियर गाइडेंस भी दिया जाता है और इन सब के लिए हम लोग कुछ भी शुल्क नहीं लेते हैं। ऑल ऑफ दीज आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम फिर मिलेंगे किसी कैरियर गाइडेंस के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।